Hello everyone, good evening to all. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम MPPSC के पिछले सालों के विगत वर्षों के सारे पेपर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं यहाँ पे। तो जो 2020 का पेपर था वो हमारे सर द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके बाद बचते हैं जो 2019 से लेकर 2010 तक के पेपर हैं, उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा। तो 2019 का पेपर है, ये सभी आपने देखा ही होगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पर आपको उसकी एक PDF शेयर कर रहा हूँ। तो इस PDF में हमें सबसे पहले MPPSC 2019 में क्या देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2019 में MPPSC द्वारा हमसे किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि 2019 के सिलेबस में कुछ चीज़ें 2020 से भिन्न थी, इसलिए हम 2019 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका वेटेज कितना रहा, सबसे पहले ये देख लेंगे। इससे हमें मोटा मोटा ये अनुमान रहेगा कि हमें किस चीज़ पर कितना ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को हम कितना टाइम दें तो वो बेहतर हो सकती है और हमें सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले अपने पिछले पेपर में 2019 में कहाँ से क्या पूछा गया। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर MP के सेगमेंट के, तो MP से सबसे ज़्यादा 31 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। ठीक है, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि MP का वेटेज सबसे ज़्यादा है, चाहे वो नया सिलेबस हो या पुराना सिलेबस। आपको MP के ही क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के, मतलब जो मध्य प्रदेश का लोकल है, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति जो भी हो गया, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसी से सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मध्य प्रदेश आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश छोड़कर गए मतलब मध्य प्रदेश के PSC के सिलेक्शन से आप बाहर हो गए, उसकी रेंज से बाहर हो गए। तो आप मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा अच्छा आपको जो करना है वो मध्य प्रदेश ही है। तो अगर मध्य प्रदेश पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को हम सबसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा बड़ा सेगमेंट यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट थे लेकिन MP सबसे ज़्यादा था। इसके बाद बात करते हैं कि MP में ही MP करंट अफेयर्स, MP करंट से कितना आया था। तो MP करंट का जो वेटेज था वो था 5 क्वेश्चंस का। ठीक है, MP करंट के अलावा उस टाइम पे चलता था एक्ट चलते थे। आपको पता होगा कि बहुत सारे अधिनियम चलते थे उस समय पर। तो जो एक्ट के क्वेश्चन थे उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए थे इसमें से। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो वेटेज था वो था 11 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से। आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर MP के सिलेबस में कितना ज़्यादा मायने रखता है। MP की इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के। ठीक है, खेल गतिविधियाँ, खेलों से पूछे जाने वाली शब्दावली, इन सब का क्या वेटेज था। तो इनका वेटेज था वो था 3। और यहाँ पे फिर मिसलेनियस, जिसको कि हम विविध बोलते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस का जो पोर्शन था वो था 4 क्वेश्चंस का। अब बात आ जाती है हमारी, ये तो हो गए ऐसे टॉपिक। इसके अलावा जो डिफरेंट, मतलब जो अपने क्या होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, मतलब हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री का जो था वो था 5 क्वेश्चन का। हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी का जो था वो 7 क्वेश्चन का था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का था जो रेशियो वो 8 का था। ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी से हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इकोनॉमी से आप एक बात समझ सकते हैं कि सबसे छोटा सेगमेंट आपको इसमें जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं या सवाल किए गए हैं आपसे वो इकोनॉमी से किए गए हैं। इसके बाद आता है साइंस। तो साइंस से जो हमसे पूछे गए वो 5 क्वेश्चन थे। एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 100 सारे मिला के। तो इस प्रकार से आपको इस सिलेबस को देखकर एक बात समझ में आ गई होगी कि MP से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाने हैं और MP को आपका ऐसा तैयार होना चाहिए कि MP से आपसे कुछ भी गलत ना हो। जो नया सिलेबस है 2020 का, उसको में भी आपको पता है कि एक्ट की जगह पे एक्ट को कट कर दिया गया है और इसकी जगह पर कमीशन रखा गया है। मतलब किसको रखा गया है, यहाँ पे आयोग को। ठीक है, तो आयोग को रखा गया है। तो आपको इसमें आयोग को पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इतना पता चल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही है। अब मात्रा तो पता चल गई, अब सवाल भी पता होने चाहिए कि सवाल का प्रकार क्या होगा, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो पता है कि MP से सवाल पूछे जाने, सबसे ज़्यादा पूछे जाने, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो अब हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। तो हमें पता होना चाहिए कि 37वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जब अरुणाचल प्रदेश था उस टाइम पे, जो अरुणाचल प्रदेश UT हुआ करता था, तो इसी के लिए 37वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश था, इसमें क्या विधानसभा की स्थापना की गई, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा लाई गई। तो विधानसभा लाने का फ़ायदा क्या था, विधानसभा क्यों लाई जाती है। विधानसभा लाई गई तो क्या हो जाता है कि जिस राज्य में विधानसभा होती है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, यूटी को गवर्न कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब विधानसभा बन गई तो अब प्रेसिडेंट वहाँ के निर्णय ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति शासन या इस टाइप का राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा कुछ नहीं चल रहा हो। तो विधानसभा में अब वहाँ पे CM भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पे क्या था,
कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करेगा जब विधानसभा भंग हो, क्योंकि विधानसभा भंग नहीं होगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, विधानसभा भंग होनी चाहिए या फिर कोई ना हो विधानसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 240 भी इसी से रिलेटेड है। तो ये याद रखना है कि विधानसभा भंग और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करेगा जब विधानसभा भंग हो, तो आर्टिकल 240। 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था, ये था कि यहाँ पे याद रखना है कि आपको आर्टिकल 123, 213 और आर्टिकल 352, इनको क्रम से याद रखना है आपको कि 123 से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। तो इन तीनों में एक में हो गया, इसमें प्रेसिडेंट को सकती है राष्ट्रपति जारी करता है, इसमें राज्यपाल को सकती है राज्यपाल कर रहा है, और इसमें किसमें, इसमें राष्ट्रपति को 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है क्योंकि है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो रीजन ऑफ इमरजेंसी था, मतलब इमरजेंसी का कारण, रीजन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, तो जो रीजन ऑफ इमरजेंसी था इसका जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, और इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। रीजन ऑफ इमरजेंसी मतलब आपातकाल लगाने का आपने कोई कारण नहीं बताया, इसलिए, और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता, मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके बाद और क्या था इसमें, इसके बाद ये जो था ये दिया गया था, इसी को 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया था, और उसमें क्या था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता था। तो ये बात थी 1975 की कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, 1978 में यही हो गया कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। तो 38वां संविधान संशोधन आप समझ लेना कि इन 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 123, 213 और 352। रीजन ऑफ इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, और इसी चीज़ को 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि 44वें संविधान संशोधन में ऐसा क्या था। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या था कि जो आर्टिकल 19F था और आर्टिकल 31, इन दोनों में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था। तो ये मूल अधिकार हो गया क्योंकि 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो 19F हो गया और 31, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, आप संपत्ति रख सकते थे। 19F था, इसमें आपको संपत्ति को खरीदने और संरक्षित रखने की स्वतंत्रता थी, जबकि आर्टिकल 31 जो था इसमें यह था कि आपको कोई भी आपकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। तो जब आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता, इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई विकास कार्य करने हैं, अगर वो रोड बनवा रही है, सड़क निर्माण, रेल निर्माण हो रहा है, और उसने कहा कि आप हमें अपनी ज़मीन दे दें, उसके बदले आप मुआवजा ले लें, तो आप क्या कहते हैं कि भैया ये तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है और हम आपको ये संपत्ति नहीं दे सकते। तो और इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कुछ हो भी कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी उस समय पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया, और यहाँ इसको बना दिया लीगल राइट, मतलब विधिक अधिकार। ठीक है, अब ये विधि के अधीन हो गया। अब इस पर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकती थी। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में मेनली इसलिए लाया गया था। अब इसके बाद और क्या था 44वें संविधान संशोधन में, तो इसमें 2 चीज़ें और याद रखनी है आपको 44वें संविधान संशोधन में। एक याद रखना है आप, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, और दूसरा रखना इमरजेंसी रीजन, जो आपको बताया था कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होने लगा। ये दोनों इसी से, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित थे। अब बात आती है क्या, अब बात आती है हमारे लास्ट ऑप्शन की, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान बोलते हैं। लघु संविधान बोलने के पीछे तर्क ये है कि संविधान में ज़्यादातर जो चीज़ें लाई गई हैं वो 42वें संविधान में बहुत सारी चीज़ें संशोधित की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या था कि इसमें जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स मतलब सरकार द्वारा जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा मतलब अदालत में उनको चुनौती नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी अपने हिसाब से नियम ला सकती है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी लाई है, अपना बिल लाई है, एक्ट लाई है, तो वो जो चाहती वो कर लेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर बढ़ गई। ठीक है, दूसरा 42वें संविधान संशोधन में और चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स में क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। इसलिए इस प्रकार से संपत्ति के अधिकार में हमें क्या पढ़ने को मिला था, ए वाला 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसका सही जवाब होगा। अब इसका आंसर पहले इसलिए नहीं दिया कि शायद आप लोग पहले सुनते ही नहीं कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या था या किस चीज़ से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसका आंसर बाद में देना उचित समझा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। दूसरा सवाल है हमारा, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। ठीक है, तो जो MPPSC आयोग ने उसने इसके 2 आंसर माने हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। लेकिन हमें क्या इसका डिटेल चाहिए, तो हम डिटेल देखते हैं। तो दल विहीन प्रजातंत्र है, इसका विचार, सबसे पहले बात की जाए विचार की, मतलब थॉट। तो थॉट कौन लाया था, तो थॉट लाया था MN रॉय। ठीक है,
एम एन रॉय व्यक्ति थे, उनके मन में सबसे पहले दल विहीन प्रजातंत्र का विचार आया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने इसे आगे बढ़ाया और जयप्रकाश मूवमेंट हुआ था एक जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में, बिहार में हुआ था। ठीक है, जेपी मूवमेंट बोलते हैं उसको, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इन दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र के विचार को आगे बढ़ाया था, उसके लिए काम किया था। अब जो तो इनका आंसर ये दोनों ही ऑप्शन दिए थे एमपी ने। राम मनोहर लोहिया, इनकी आपको सप्त क्रांति पता होंगे। ठीक है, सप्त क्रांति, राम मनोहर लोहिया अपनी सप्त क्रांति के लिए जाते हैं। सप्त क्रांति में क्या था, इनने बहुत सारी समानताओं की बात की थी, साथ ही क्या बोला था कि नर नारी की समानता की बात की थी कि नर नारी समान होना चाहिए। निजी पूंजी की अवधारणा को इन्होंने खारिज किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन, एक गोवा मुक्ति आंदोलन, एक भारत छोड़ो आंदोलन, इन दोनों में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद बात आती है ऐसे डांगे की, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के, एक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने बुक लिखी हैं। ऐसे डांगे ने जो बुक लिखी हैं उनमें था गांधी एंड लेनिन, गांधी एंड लेनिन। ठीक है, गांधी एंड लेनिन इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो चारों लोगों के बारे में जानकारी हो गई। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। ठीक है, तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जान सकते हैं। तो अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो जो निर्वाचन आयोग था वो हमारा कब बना था, 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पूछा सवाल सीधा पूछा कि प्रथम महिला बताना है, पर महिला की बात की गई है तो आंसर तो हम लगा देंगे सीधा कि वी.एस. रमा देवी प्रथम महिला थी। लेकिन ये जानकारी हो गई कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछा जाए कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले की बात की जाए तो सुकुमार सेन, ये पहले नंबर के थे, सुकुमार सेन। ठीक है, और वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान की बात की जाए तो ये हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो ये हैं सुशील चंद्रा। और इसका कार्यकाल को बोलते हैं टर्म। तो इनका जो टर्म होता है वो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस समय तक ये लोग अपने पद पर रह सकते हैं। निर्वाचन की बात चल रही है, चुनाव की इतना बात चल रही है, तो हम दो चीज़ों के फुल फॉर्म भी यहाँ देख सकते हैं, एक ईवीएम का, एक वीवीपैट का। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, और वीवीपैट का होता है वो होता है वोटर वेरीफाइएबल पब्लिक ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में इतना सारा। अगला बात आती है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो बात की गई है इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की, मतलब बात की गई यहाँ पे कैग की। कैग, इसको बोलते हैं कैग, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करता है। ठीक है, अब इनके आर्टिकल, तो इनको संविधान में कहाँ वर्णित किया गया है, तो इनको संविधान में आर्टिकल 148 से 151 इसके बीच में वर्णित किया गया है, 148 टू 151। ठीक है, इनके लिए इतने आर्टिकल निर्धारित किए गए हैं। अब बात की जाए कि इन सभी आर्टिकल्स में क्या है, तो 148, 149, 150 और 151 में है क्या एक्चुअली में, तो ये भी हम देख सकते हैं क्योंकि वही पूछा गया है हमसे। तो जो पूछा गया है कि कर्तव्य कहाँ पे है, तो सबसे पहले 148 इसमें क्या है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट है, शपथ लेते हैं, शपथ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, शपथ, और बात की जाए सेवा शर्तें भी इसी में है। 149 में बात की जाए तो यह है कर्तव्य और शक्ति। और पूछा भी यही गया था हमसे, कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो आंसर तो हमें यहीं से मिल गया, लेकिन हम बाकी के भी देख लेंगे। तो 150 है, इसमें है यूनियन और स्टेट के खातों का विवरण। ठीक है, विवरण खातों का। और 151 में क्या है, 151 में है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपना। कौन सौंपेगा, कैग भैया, जो भी कैग होगा, रिपोर्ट। ठीक है, कैग के पद पर व्यक्ति ही होता है। तो अभी इसी चीज़ को हम और देख लेंगे कि पहले जो कैग थे वो कौन थे। तो पहले कैग थे वे थे वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव। और जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में नाउ, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये हैं। अब बात की जाए 146 और 147 पे, आप सुनने के लिए रख लीजिए, आंसर तो आपका ही हो गया। 146 है, ये कहता है कि ऑफिसर्स और सर्वेंट्स, जो भी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होंगे उनके जो खर्चे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो आएंगे आर्टिकल 146 में। क्योंकि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 146 आता है और इसमें ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के
एक्सपेंसेस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। निर्वचन, आर्टिकल 147 है निर्वचन, मतलब वो बोलते हैं ना इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो इसमें 2 एक्ट रखे गए हैं, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947 को रखा गया है। ये 2 चीज़ें आप याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम अगले सवाल की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो संवैधानिक मान्यता जिस समिति ने प्रदान करी थी वो तो थी एम.एल. सिंघवी समिति, और एम.एल. सिंघवी समिति बनी कब थी? 1986 में। 1986 में बनी थी और इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी थी। अब अशोक मेहता समिति को भी देख लेते हैं यहाँ, तो ये 1977 में बनी थी। इसने 2 स्तर की बात की थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत, JPMP मतलब जिला परिषद मंडल पंचायत के संस्थान समिति थी। ये एंटी करप्शन से संबंधित थी, मतलब करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है, एंटी करप्शन। JV.K. राव समिति ये बनी थी 1985 में। तो 1985 में इसने बोला था कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन की बात की थी इसने, ठीक है। इतना चीज़ें याद रखना। अगर पहली समिति याद रखना हो तो वो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता, जो कि 1957 में बनी थी और इसने 3 स्तर की बात की थी। ये पहली समिति थी हमारी, ये दूसरे नंबर की थी 1977 वाली, ऐसे ही एम.एल. सिंघवी और उसके पहले JV.K. राव समिति, ठीक है। एम.एल. सिंघवी जो समिति थी 1986 में, इसने ने बात की थी संवैधानिक मान्यताओं की। बात करते हैं अगले सवाल की। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो जो रूप सिंह स्टेडियम है, ये पहली बात पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर ही है, आपको पता ही होगा। रूप सिंह कौन थे? अब रूप सिंह के बारे में पता होना चाहिए। तो रूप सिंह ध्यानचंद के भैया थे, भाई थे छोटे। ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है, उनके छोटे भाई थे रूप सिंह, और इन्हीं के नाम पे स्टेडियम रखा गया है। स्टेडियम पहले हॉकी के लिए होता था, ठीक है, और इसी हॉकी को बाद में चेंज करके क्रिकेट के लिए बना दिया गया। तो इस सवाल में किस खेल से पूछा गया, तो आप क्रिकेट लगा देंगे। अगली बात आती है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो घुड़सवारी एकेडमी पूछा गया है, ठीक है। तो घुड़सवारी एकेडमी की MP में स्थापना हुई थी 2007 में, और कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। 2007 में सबसे ज़्यादा एकेडमी MP में इस्टेब्लिश की गई, जिसमें एक हो गया घुड़सवारी, दूसरे की बात की जाए तो वो था मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो शूटिंग हो गया। शूटिंग के अलावा एक्वेरियम, एक्वेस्ट्रियन आपने सुना होगा एक शब्द ऐसे, ठीक है, एक्वेस्ट्रियन होगा। इसके अलावा आप मेंस हॉकी मतलब पुरुष हॉकी, ये सारे संबंधित हैं भोपाल से, और सारे संबंधित हैं 2007 से, ठीक है, 2007 मतलब 2007। अब बात की जाए वुमेन हॉकी, क्योंकि मेंस हॉकी तो हमने देख लिया, तो वुमेन हॉकी अलग है क्या? तो बिल्कुल अलग है। वुमेन हॉकी थी वो 2006 में थी, और 2006 के साथ ही ये कहाँ पे? ग्वालियर। ऐसे ही बात की जाए कि लेटेस्ट कौन रहा, तो लेटेस्ट 2018 में 2018 में मलखंब, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखंब कब बना था? 2013 में बना था। और मलखंब के लिए एकेडमी कहाँ खोली गई? उज्जैन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हमें इन 4 में से बताना है कि MP से रिलेटेड कौन सा है। तो लक्ष्मण पुरस्कार है, ये UP गवर्नमेंट देती है, ठीक है। गंधर्व पुरस्कार है, MP में दिया जाता है, लेकिन ये म्यूजिक के लिए है, तो ये खेल से संबंधित बिल्कुल नहीं है। एकलव्य पुरस्कार है, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट के लिए तो दिया जाता है, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? 1994 से स्टार्ट हुआ था। और क्या, क्यों, किसको दिया जाता है? तो लगातार मतलब पिछले 5 वर्षों में, लगातार पिछले 5 वर्षों में, ध्यान से सुनना कि ये किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कि पिछले 5 सालों में 2 बार, पिछले 5 सालों में 2 बार 2 वर्षों तक नेशनल या इंटरनेशनल स्पर्धा में भाग लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, उसको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है 1994 से, इतना याद रखना। तो MP गवर्नमेंट खेल के लिए एकलव्य पुरस्कार देती है। अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो ये 1961 से दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इसे देती है अर्जुन पुरस्कार को, तो इतना याद रखने के लिए हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब सवाल आता है अगला। तो अगला जो सवाल है वो आता है कि 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता था? तो कैटेगरी होती है दिव्यांग श्रेणी, इसमें से जो आते थे वो थे सोनू गोलकर। और सोनू गोलकर किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेटर, ठीक है, ये क्रिकेटर थे। इनको 2018 में विक्रम अवार्ड दिया गया था। जो भीम सोनकर थे पावर लिफ्टर थे, मतलब हैं। और पूजा वस्त्रकार ये वुमेन क्रिकेट खेलती हैं, पता ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। हर्षिता तोमर सेलिंग एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें भाई क्या होता है कि जो बोट टाइप की होती है उसको हवा के हिसाब से मेंटेन करना होता है, स्पीड बढ़ाई जाती है, कम की जाती है। तो इतना हम लोगों को याद रखना है इसमें। अगला सवाल आता है कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? तो मुस्कान किरार मतलब लोक, इसकी बात हो गई। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की जो टॉपिक दिया गया वो इन्हीं सब में से आता है। तो मुस्कान किरार तीरंदाजी से संबंधित थी। कहाँ की हैं? जबलपुर की हैं, ठीक है। मुस्कान किरार जबलपुर की हैं। और क्यों
इसके कारण इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? एकलव्य अवार्ड दिया गया था। कब? 2018 में। इतना हमें याद रखना है। अगला है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम सही है? तो सतपुड़ा श्रेणी, इस प्रकार की हमें एमपी को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये एमपी हो गया। अब पूछा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित, तो हमें सबसे पहले सतपुड़ा पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि भाई बिंद और सतपुड़ा रेंज के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, तो ये मान लीजिए नर्मदा है, तो यहाँ पे कहीं बिंद होगा, यहाँ नीचे सतपुड़ा होगा। तो अब पूछा है कि इस सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिम से पूर्व, मतलब इस डायरेक्शन में हमें बताना है। तो कुछ इस प्रकार का आप इसको मान सकते हैं कि इस टाइप से है। पश्चिम में इसकी मोटाई कम है और यहाँ पे पूर्व में जाते जाते बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पे हैं बड़वानी की पहाड़ियाँ, ये बीच में जो पड़ता है महादेव श्रेणी है, और इस साइड जो पड़ता है वो मैकल श्रेणी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो एक क्रम बन गया हमारा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? रिवाइंस पूछा गया है। रिवाइंस के साथ आपको एक शब्द और याद आता होगा, अवनलिका। ठीक है, अवनलिका अपार्दन बोला जाता है। तो गहरी खड्ड भूमि पूछा गया है। गहरी खड्ड भूमि, गहरे मतलब रिवाइंस बनाती है, नाली इस टाइप का बनाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, रिवाइंस बना रही है। तो इसके लिए कौन सी नदी फेमस है? तो आप सभी को पता होगा कि चंबल नदी बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में गहरी खड्ड भूमि के लिए। और चंबल नदी के बारे में हम और क्या जान सकते हैं कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर है। ऐसे ही सोन नदी है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की बात की जाए तो ये 780 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये टोटल 1312 है, लेकिन एमपी में 1070 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी 780 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से केवल इनकी लंबाई हो गई। उद्गम स्थल की बात की जाए तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक। ठीक है, सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। चंबल नदी की बात की जाए तो ये चंबल नदी निकलती है कहाँ से? चंबल नदी निकलती है हमारी इंदौर में। इंदौर में महू है पास में, और महू में जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है चंबल नदी। और ताप्ती नदी का जो है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ियाँ बोला जाता है, वहाँ से निकलती है हमारी ताप्ती नदी। तो इस प्रकार से हमारी चारों नदी निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी एमपी को अगर ड्रॉ किया जाए तो इस प्रकार से, तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी है इस तरीके से बहती है। ठीक है, दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। सोन नदी है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके गंगा से मिल जाती है। ये गंगा बह रही है और ये सोन नदी यहाँ से निकल के मिल गई। ऐसे ही बात की जाए चंबल नदी की, तो चंबल रिवर यहाँ से निकली, ऐसे जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे यमुना नदी बह रही होगी जो कि गंगा की सहायक है, और यहाँ पे यमुना से मिल जाएगी। इस प्रकार से नदियों का जाल देखा जा सकता है। अगला सवाल आता है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो पता है आपको कि बहुत सारे संशोधन किए गए थे इनमें, राष्ट्रीय राजमार्गों में स्टेट हाईवे भी नए बन गए थे। तो इनमें जो आंसर है वो है 52, नेशनल हाईवे नंबर 52। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52वां। ये 52, इसकी टोटल बात की जाए तो टोटल तो 2317 किलोमीटर है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है? हिसार। कहाँ से कहाँ तक है? हिसार पड़ता है हरियाणा में, और हुबली पड़ता है कर्नाटका में। हिसार और हुबली की बात की गई। अगर हुगली बोला जाता तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन हुबली बोला गया है तो वो कहाँ पर है? कर्नाटका में। ऐसे ही NH47 की बात की जाए तो ये इंदौर से बैतूल, एमपी में बात की जाए तो इंदौर बैतूल, और इसकी जो लंबाई है वो 559 किलोमीटर है। NH46 की बात की जाए तो NH46 है 634 किलोमीटर है, और एक कहाँ अपने एमपी में है? तो एक ग्वालियर से बैतूल, इतना याद रखना, ग्वालियर से बैतूल। अब सड़क दृष्टि से बोला जाए कि एमपी का कौन सा नंबर है? तो 15 नंबर पे है भारत में। सड़कों के जाल के हिसाब से एमपी में 15वें नंबर पे है। अब बात की जाती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि एमपी स्टेट परिवहन निगम। ठीक है, एमपी स्टेट परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। 1962 में एमपी स्टेट परिवहन निगम की बात की गई थी। अब इसी में और चीज़ों की बात की जाए तो और चीज़ें हम बता देते हैं आपको इसी में, एमपी के बारे में। इसमें अगर बात की जाए कि एमपी में टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं, तो बात करते हैं एमपी में टोटल नेशनल हाईवे, तो ये इनकी संख्या है 44। याद रखना आपकी एमपी में टोटल नेशनल हाईवे 44 है। इसके अलावा जो एमपी में सबसे बड़ा NH है, तो बिगेस्ट NH के लिए हम ऐसे ऊपर एरो करेंगे और सबसे छोटे के लिए नीचे एरो करेंगे। तो जो सबसे बड़ा एमपी में है वो है NH46, और जो सबसे छोटा है वो है NH135BB। ठीक है, 135BB। अब एमपी में स्टेट हाईवे भी होंगे, तो स्टेट हाईवे की बात की जाए जो राज्य सरकार के अधीन, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है 19A। बात की जाए 19A मतलब 19A, 743 किलोमीटर बड़ा है। ऐसे ही बात की जाए स्टेट हाईवे में छोटा कौन सा है, तो छोटे की बात की जाए तो ये 39A। इस प्रकार से हमारे ए स्टेट हाईवे हो गए। अब बात करते हैं हम लोग फिर से अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल है कि
हमारा अगला सवाल है कि परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो परमार राजवंश के बारे में बताना है हमें। तो परमार राजवंश बहुत ही फेमस डायनेस्टी रही है। तो यहाँ पे बात की जाए पद्मगुप्त का नवसाय सांग चरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों के तीनों ही परमार राजवंश के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं आपको कि ये तीनों परमार राजवंश से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। तो चित्तौड़ है तो आप ऐसे दिमाग मत लगाना कि राणा प्रताप हो सकते हैं, चित्तौड़ वहाँ के थे, मेवाड़ के पास के, मेवाड़ के, तो ऐसे दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम उल्लेखनीय है, परमार राजा भोज, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और परमार राजा भोज बहुत ही फेमस रहे हैं एमपी में, तो बहुत ही फेमस है परमार राजा भोज, क्योंकि ये क्या है, ये पोएट भी हैं, फिलोसफर भी हैं, पोएट भी थे, फिलोसफर भी थे। इनने इतनी अधिक रचनाएं रची हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। तो इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तत्व प्रकाश के अलावा श्रृंगार मंजरी इनकी थी, श्रृंगार मंजरी के अलावा विद्या विनोद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आपको याद करके रखना होगा। तो परमार राजा भोज को पता होगा कि इनने राजधानी बनाई थी, वो धार बनाई थी अपनी। ठीक है, और इसके अलावा राजा धंग का नाम मिलता है। तो राजा धंग आपको पता है कि खजुराहो से संबंधित हैं, वो खजुराहो में भी कितना उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण किया गया है, सब आप देख कर समझ ही सकते हैं। अगर आप पिक्चर भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो इसमें विश्वनाथ टेम्पल हो गया, ये एमपी की परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, पहले भी, इसके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो विश्वनाथ टेम्पल हो गया, या फिर पार्श्वनाथ हो गया। ठीक है, विश्वनाथ हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, या घंटाई टेम्पल हो गया, ये सभी बहुत फेमस हैं एमपी खजुराहो में। तो ये राजा धंग ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड आपको पता ही है कि 1191 में मोहम्मद गौरी से लड़े थे, जीत गए थे। 1192 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने इनको पराजित कर दिया था, मार दिया था। 1194 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। जयचंद इनके पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। और पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो पृथ्वीराज थर्ड का नाम याद रखना, जिसके बारे में इतिहास में इतनी ज़्यादा चर्चा की जाती है। अगला है कि कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। तो खजुराहो का क्रियाशील है, जबलपुर का क्रियाशील है, ग्वालियर का क्रियाशील है। पन्ना है, यहाँ पे हवाई पट्टी है, समझ रहे हैं, हवाई पट्टी है ये एक्चुअली में। और ये हवाई पट्टी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि यांत्रिक, मैकेनिकल कुछ भी नहीं है, यांत्रिक प्रणाली नहीं है यहाँ पे, मैकेनिकल कुछ भी नहीं है, हवाई पट्टी नहीं है। और इसको अनपेव्ड रनवे बोलते हैं, ठीक है, तो इतना याद रखना आप। इसके अलावा एमपी में 5 ही जगह है जहाँ पे आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप उन 5 जगहों के नाम याद रख सकते हैं। तो जो 5 जगह हैं उनमें आपको याद रखना है, ग्वालियर हो गया, सब फेमस सिटी है एमपी में, जो सबसे फेमस सिटी है उनके आप नाम लिख दीजिए, सब पूरा हो जाएगा। ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया और खजुराहो हो गया। बस इतने ही नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात की जाए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारा कि मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें बताना है कि 2014 से 18 तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, इतना बस बताना है। तो इसका आंसर है कि सीतासरन शर्मा रहे, सीतासरन शर्मा। ठीक है, इनका टाइम पीरियड याद रखना है। फर्स्ट की बात की जाए तो ये फर्स्ट थे, कुंजीलाल दुबे ये फर्स्ट थे। ईश्वरदास रोहिणी की बात की जाए तो ये 13 नंबर के थे, ऐसे याद रखना है आपको। राजेंद्र सिंह भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये हो जाता है। कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो बलराम जाखड़ रहे हैं, रामेश्वर ठाकुर रहे हैं, भाई महावीर रहे हैं, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं बने। ठीक है, इतना याद रखना। और इनमें भी याद रखना है, तो 20वें नंबर के थे भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर थे ये थे 24वें नंबर के, और बलराम जाखड़ थे ये 23वें नंबर के थे। तो इनका नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, एमपी है, कुछ भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अगर पहले की बात की जाए तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ये पहले थे, फर्स्ट, इनको याद रखना आपको। अगला है मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश को ड्रॉ कर लीजिए, तो इससे हमें अनुमान लग जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, यूपी, इस साइड कौन सा है, राजस्थान, और यहाँ पे कौन सा है, गुजरात। यहाँ पे जो नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर ये है महाराष्ट्र, और यहाँ इस साइड जो है ये है छत्तीसगढ़। पहले झारखंड लगता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ अब लगता है। अब बात आती है इसी में कि यूपी से कितने ज़िले लगते हैं। तो याद रखना 13 ज़िले लगते हैं। राजस्थान से पूछा जाए 10 ज़िले लगते हैं। गुजरात से 2 लगते हैं, झाबुआ अलीराजपुर। महाराष्ट्र से लगने वाले ज़िले 9 हैं, और छत्तीसगढ़ से लगने वाले 7 हैं। तो इतना याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा। ये बताना है कि कौन सा आयुक्त नहीं रहा। बाकी सारे रहे होंगे, इनमें से केवल एक ऐसा होगा जो नहीं रहा होगा। तो गोपाल शरण शुक्ल रहे हैं।
आर परशुराम भी रहे हैं, अजीत राय यादव भी रहे हैं, तो इनमें से कौन नहीं रहा होगा? अवनी वैश्य। ठीक है, अवनी वैश्य नहीं रही हैं। अब बात करते हैं कि पहला कौन था मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में, पहला कौन था? तो पहला जो था वो थे NV लोहानी। और वर्तमान की बात की जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कौन है? बसंत प्रताप। ठीक है, बसंत प्रताप ये हमारे प्रेजेंट में, और NV लोहानी हमारे पहले थे, अवनी वैश्य कभी नहीं रहे। इसके बाद बात करते हैं हम कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। तो वायरस है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है, तो हमारी कुछ जानकारी या तो लीक हो सकती है, हमारा डेटा खराब हो सकता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वायरस का फुल फॉर्म, इसके अलावा बहुत सारे फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बता देने हैं कि इसका वायरस का तो बता दिया, और ऐसे ही अन्य पूछे जाएंगे। वायरस क्या है? तो एक प्रकार का प्रोग्राम है, इतना याद रखना, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? समस्याएं पैदा करना, अस्वीकार करना, नष्ट करना। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई अच्छा काम तो नहीं है, महत्वपूर्ण डाटा नष्ट कर रहा है आपका, तो यहाँ पे हैकर का काम होता है। ठीक है, हैकर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लैक हैट और एक होता है वाइट हैट। तो जो ब्लैक हैट हैकर होता है, ब्लैक का मतलब क्या है? बुरे कर्म वाला, ऐसा बोल देते हैं कि भाई बुरे कर्म करोगे तो ऐसा हो। वाइट को अपन अच्छा मानते हैं, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि यहाँ रेसिज्म फैलाना, कोई रेसिज्म फैलाने का काम नहीं हो रहा है कि ब्लैक वाइट, लेकिन आप याद कर सकते हैं कि ब्लैक हैट होता है, उसी को बोलते हैं हम क्रैकर। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर को हम क्रैकर बोलते हैं। जो वाइट हैट होता है इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकर। इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकर, मतलब एक गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें हैं उसी हिसाब से करेगा, कानून के दायरे में रह के करेगा। लेकिन ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? एक कानून के दायरे से बाहर निकल के काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रैकर। प्रोग्रामर क्या आता है? ये प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम को डिजाइन करता है। ठीक है, अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? डाटाबेस को रन करता है, डेटाबेस को रन करता है एफिशिएंटली, मतलब एफिशिएंटली डेटा वर्क कर रहा है कि नहीं, एफिशिएंटली डेटा यूज वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑथराइज्ड एक्सेस है कि नहीं। ऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब किसी गलत व्यक्ति द्वारा तो उपयोग नहीं किया जा रहा। पहला साइबर लॉ भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के, ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000 में आया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ये आया था 17 अक्टूबर 2000 को, क्योंकि हमसे फुल डेट भी पूछी जा सकती है, इसलिए 17 अक्टूबर 2000 याद रखना। इसमें आपको कुछ टर्म याद रखने हैं जो कि आपको काम आएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, फिशिंग याद रखना, साइबर स्टॉकिंग याद रखना, साइबर एक्सटॉर्शन याद रखना। साइबर एक्सटॉर्शन हो सकता है स्पैम ईमेल, जो कि हमारी ईमेल में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। उनमें हो सकता है कि कुछ गलत मेल या ऐसी लिंक भेज दी जाए आपको, जिसको आप ओपन करें और आपकी आइडेंटिटी या आपका डेटा खतरे में पड़ जाए। और आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपकी पहचान को खतरा हो गया। हैकिंग मतलब आपके डेटा का हैक करना, चोरी कर लेना। साइबर स्टॉकिंग बता ही दिया है। और डेटा ब्रीच, ये सारे आप टर्म याद रखना कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर आप IT एक्ट में के खिलाफ आप पकड़े जाते हो तो। अब बात आती है अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, वो है निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि साइबर क्राइम क्या माना जाएगा? फिशिंग माना जाएगा, साइबर स्टॉकिंग माना जाएगा, आइडेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग तो हम भाई किसी से भी करते हैं, घर वालों से करते हैं, तो क्या उनको साइबर क्राइम? ऐसे नहीं होता ना। तो साइबर क्राइम ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, बाकी सारे साइबर क्राइम है। इसमें ईमेल पता पूछा गया है, तो @ के पहले का जो होता है वो होता है यूजर नेम, और जो बात का होता है वो होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक पता है, आप किस साइट पे काम कर रहे हो। जैसे आप लिखते हो gmail.com, तो gmail.com आपका एड्रेस हो गया ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसमें जो सदस्य नहीं है वो है राज्यसभा का सभापति, क्योंकि यहाँ राज्यसभा का सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे भी किसी का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखना था इन्हें उपसभापति। तो ठीक है, उपसभापति। तो यहाँ राज्यसभा का सभापति इसका करेक्ट आंसर है कि ये सदस्य नहीं होता है। PM होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। इसके अलावा कौन होता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री भी इस समिति का सदस्य होता है। गृह मंत्री के अलावा लोकसभा स्पीकर भी होता है, लोकसभा स्पीकर होता है। लोकसभा में विपक्ष हो गया, लोकसभा स्पीकर, PM हो गया। तो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग होते हैं इसमें। अब बात की जाए मानव अधिकार आयोग की, तो मानव अधिकार आयोग में आप कुछ डेट याद रखना। एक है 28 सितंबर 1993। इसमें क्या हुआ था? ऑर्डिनेंस लाया गया था, और ऑर्डिनेंस कब पारित हो गया था, कब से इफेक्टिव हो गया था? 12 अक्टूबर 1993, मतलब 12 अक्टूबर 1993 से लागू हो गया था। इतना याद रखना। अगला सवाल है 27 नंबर का।
27 क्वेश्चन को देखेंगे। मानव जो भी एक्ट के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने उनके हम आंसर्स बस करेंगे, उनको हम ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में, नए सिलेबस में नहीं है। तो हम केवल जीएस ओरिएंटेड और एमपी ओरिएंटेड ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारे मदद करेगा। इसमें जो आंसर दिया था, इसमें एमपीपीएससी ने एक्चुअली में तीनों आंसर दिए थे, उसके अनुसार केवल ए सही था, बाकी ये तीनों गलत थे और यही बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो ये तीन तो सही नहीं थे, केवल एक ही, ये चौथे नंबर का जो ऑप्शन था यही एकमात्र सही था, ठीक है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का है ना मानव अधिकार आयोग, तो इसमें नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह भी एक समिति कमेटी बनाता है, यह भी एक कमेटी बनाता है, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग में गवर्नर द्वारा कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन होता है? सीएम होगा, वो अध्यक्ष होगा। सीएम के अलावा कौन सा होगा? विधानसभा अध्यक्ष होगा। विधानसभा में और कौन होगा? विपक्ष का नेता भी होगा। और जैसे गृह मंत्री है तो गृह मंत्री भी होगा। इतने लोग होते हैं। अब बात की जाए विधान परिषद हो जिस राज्य में, तो विधान परिषद में भी वही होगा कि विधान परिषद का अध्यक्ष होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। ये सभी इसमें शामिल होंगे। अब बात की जाए राज्य मानव अधिकार आयोग की, तो इसके लिए डेट याद रखना आप 13 दिसंबर 1995। ये डेट याद रखना कि 13 दिसंबर 1995 को राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। और एक सांविधिक संस्था है, मतलब इसका निर्माण बाद में किया गया था, विधि के अधीन किया गया था, एक्ट के अधीन, इसलिए सांविधिक है। इसका जो टर्म होता है वो 3 ईयर और 70 ईयर, इतना याद रखना कि 3 साल या 70 साल इसका टर्म होता है। मानव अधिकार न्यायालयों के मामलों में संचालन के लिए प्रयोजनार्थ राज्य सरकारी का अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के पद पर निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक? तो इसमें 7 वर्षों तक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसको जो लिखा गया था, ये लिखा गया था कि 7 वर्षों तक, सेक्शन 31 में लिखा गया था कि 7 वर्षों तक की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम। अगला जो सवाल है हमारा 30 नंबर का, तो वो सवाल है हमारे पास कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो सभी दंडनीय अपराध, अब इसमें अभी एमपीपीएससी आयोग ने क्या गलती की कि इनने 2 ऑप्शन बना दिए, इनको ऑप्शन एक ही बना था, क्योंकि इसमें संज्ञेय, संक्षिप्तता विचारणीय और आशमनीय, ये तीनों इंक्लूड है, मतलब इन तीनों को शामिल किया गया है। तो सभी दंडनीय अपराध हैं वो संज्ञेय भी हैं, संक्षिप्तता विचारणीय भी हैं और आशमनीय भी हैं, ठीक है। अगला है कि कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो जो कार्टोसैट 2 भी था, कार्टोसैट 2 भी था, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन था, 2 भी था, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए था। कल्पना फर्स्ट जो था, ये फर्स्ट डेडिकेटेड था, फर्स्ट डेडिकेटेड मतलब मौसम विज्ञान उपग्रह, मेटेरोलॉजिकल, ठीक है। इनसेट 2 ही था, इनसेट 2 ही वेदर था, वेदर के लिए। सत्यभामा सेट ये एजुकेशन के लिए था, एजुकेशन के लिए था। और इसमें चेन्नई की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के बच्चों ने इसको किया था कि भाई इसको ले जाओ और काम में आएगा। और इसको जो सत्यभामा सेट था, इसको जो लॉन्च, मतलब इसका जो सैटेलाइट था कार्टोसैट 2C था, ये 2 भी था, 2 भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए था, 2C था, ये सत्यभामा सेट भेजा गया था। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल था वो PSLV C-34 था, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल है कि कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो नॉकनी सिंड्रोम का मतलब होता है कि पैर के घुटने हैं वो मुड़ के चिपकने लगते हैं, पैर के घुटने, ठीक है। आपके पैर ऐसे हैं, फिर ये पास में आ गए और ये चिपक गए, तो ये फ्लोराइड के कारण होता है। फ्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी तो उससे नॉकनी सिंड्रोम होता है। नॉक का मतलब जुड़ जाना, नी का मतलब घुटना होता है, सिंड्रोम बीमारी का है, तो फ्लोराइड से होता है। वो मरकरी पारा से क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि मरकरी पारा, तो जहाँ भी कोयला से बिजली बनती है वहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम, समस्या ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ भी कोयला से बिजली बनती है, ठीक है, कोयले से बिजली। तो इसमें क्या होता है? त्वचा और हृदय, त्वचा मतलब स्किन और हार्ट, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक होता है, तो आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर, जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, और भूजल होता है, ग्राउंड वाटर। कैडमियम कहाँ होता है? कैडमियम से जो प्रभावित ज़्यादा अंग होते हैं वो होता है लीवर, ठीक है। लीवर के अलावा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कैंसर के लिए। अगला सवाल है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्य में स्थानांतरण, दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्य में स्थानांतरण, तो इसको बोलते हैं सजात पुष्पी। सजात पुष्पी मतलब एक ही जात का पुष्प, जैसे एक ये पेड़ हो गया, एक यहाँ पे फूल लगा है, एक यहाँ पे फूल लगा है, तो यहाँ से जाएगा ये परागकोश और ये परागकण यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ जो होगा इसको बोलते हैं सजात पुष्पी। स्वकीयगुमन क्या होता है? एक पेड़ में एक फूल था, इसका इसी में हो जाना, इस स्वकीयगुमन हो गया। पर परागण क्या होता है? पर परागण होता है कि एक पेड़ है अलग और एक दूसरा है, यहाँ से परागकोश का जाके यहाँ पे, तो ये जो होता है ये पर परागण होता है। सजात पुष्पी मतलब एक ही पेड़ है, उसमें 2 हैं, तो इतना अंतर है इनके बीच में, तो इसका आंसर है सजात पुष्पी। अगला है कि अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो ये तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेज हैं और तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो कोबोल, पास्कल, बेसिक, और एक जो नहीं दी गई है इसमें वो है फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान AV। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, एक करेक्ट आंसर है इसका।
मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में निम्न में से किसका? मुख गुहा में होता है वो सबसे पहले कार्ब्स का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी देता है। प्रोटीन होता है मसल्स गेन के लिए, नॉर्मली मसल्स के लिए होता है। फैट, इसमें बोला जाता है कि फैट है, वसा है, इससे मोटापा बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान में है वो है अंतोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल के पुराने पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं। बान की मून, कोफी अन्नान, कोल्ड वार, ये यूएन के पुराने महासचिव हैं, ये तीनों बाकी पुराने हैं, और अंतोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के नए हैं, मतलब काफ़ी नए हैं। अब अगर यहाँ बात की जाए कि पहले कौन थे, तो पहले का याद रखना, पहले ट्रिग वैली थे, ठीक है, पहले ट्रिग वैली थे, बाकी पुर्तगाल के पीएम अंतोनियो गुतेरेस वर्तमान में है। अगला है कि चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर, तो ये हैदर रजा थे। इनका 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हो गया था, हैदर रजा, ठीक है। हैदर रजा क्यों फेमस थे इतने? हैदर रजा, इनका पहले बात कर लो, ये मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश के बावरिया कहाँ पड़ता है? नरसिंहपुर में, ठीक है, बावरिया नरसिंहपुर में पड़ रहा है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1922 में, और इन्होंने एक चित्र बनाया था सौराष्ट्र ने एक चित्र बनाया था, तो हैदर रजा इस कारण से प्रसिद्ध थे। एम एफ हुसैन है, ये इनको पिकासो, मतलब इंडियन का वो बोला जाता है कि पिकासो ऑफ इंडिया थे, पिकासो ऑफ इंडिया। तो एम एफ हुसैन को पिकासो ऑफ इंडिया बोला जाता है। पिकासो क्यों बोला जाता है? पिकासो स्पेनिश थे, स्पेन के थे, बहुत ही बड़े चित्रकार थे। एम एफ हुसैन नॉर्मली ऑयल पेंटिंग करते थे, ऑयल पेंटिंग के कारण इनको जाना जाता है। और साथ ही एम एफ हुसैन ने बहुत ही फेमस चित्र बनाए, जिनमें मदर इंडिया, और मदर इंडिया के साथ ही मदर टेरेसा, ये दोनों बहुत फेमस चित्र ने बनाए हुए थे। राजा राव जो थे, तो राजा राव एक राइटर थे, ठीक है, और इनकी एक बुक बहुत फेमस है जो आप याद में रखना। इंग्लिश राइटिंग करते थे, ज़्यादातर इंग्लिश ही करते थे। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, मतलब उनकी चालें। एन एस बेंद्रे, ये क्या थे? ये आर्टिस्ट थे, इनके बारे में इतना याद रखना कि ये इंदौर से थे, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कहाँ स्थित है? तो यह हमारे देश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में। नई दिल्ली में है वो है नेशनल म्यूजियम है, और यहाँ पे नेशनल साइंस सेंटर भी है दिल्ली में, नेशनल साइंस सेंटर, ठीक है, इतना याद रखना। आंसर इसका है करेक्ट, भोपाल। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया के प्रमुख रहा, तो ये मैच हुआ था, ये फ्रांस के साथ हुआ था, फ्रेंच वर्सेस क्रोएशिया। जीता कौन था? फ्रांस जीता था, और फ्रांस के ये प्रमुख थे कोलिंदा गर्वर कितारोविच, ठीक है, तो कोलिंदा गर्वर कितारोविच, इसलिए ये वहाँ पे उपस्थित थी, ये क्रोएशिया की थी। अगला है उच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट। इसमें क्या हुआ था? ये 1993 में हुआ था। इसमें शिक्षा के अधिकार को था अनुच्छेद 21 के कार्य विस्तार में रखा दिया गया था, मतलब अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया गया था। गोविंदन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये किससे संबंधित था? गोविंदन वाला, तो ये गोविंदन वाला जो केस था, ये था राइट टू प्राइवेसी से संबंधित, था 1975 का, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। परमानंद कटारा वाला जो केस था, ये आया था 1989 में, और इसमें क्या था कि बिना औपचारिकता के इलाज दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप उससे पूछ रहे हो कि भाई बीमार कैसे पड़े, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, पहले इलाज दो, से इलाज की पहले ज़रूरत है, मर जाएगा तो क्या होगा फिर उसका। तो 1989 में एक केस आया था। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ये किस लिए आया था? ये आया था चमेली सिंह वाला केस, ये 1995 में आया था, और इसमें क्या था? ये राइट टू शेल्टर का अधिकार था, राइट टू शेल्टर मतलब रहने की जगह मिल जाए, आवास। अगला सवाल है ऋग्वेदिक पणि, तो पणि किस वर्ग के नाम थे? तो पणि है ये पण धातु से मिलकर बना है, पणिक भी बोलते थे, तो ये जो था उस समय पे व्यापारी वर्ग से संबंधित था, ठीक है, ऋग्वेदिक वर्ग। पुरोहित ब्राह्मण होते थे जो पूजा पाठ करवाते थे, लोहे बनाने का काम करते, स्वर्ण का सोने से वस्तु मतलब आभूषण बनाते थे। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जहाँ के राजा थे, चंड प्रद्योत हमारे अवंती के राजा थे। अवंती का वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। अवंती का नाम क्या है? उज्जैन। तो अवंती का वर्तमान नाम उज्जैन है, याद रखना। और चंड प्रद्योत क्यों फेमस हुए? तो चंड प्रद्योत बिंबिसार के बहुत निकट थे, बिंबिसार बोला है, बिंदुसार नहीं बोला, अशोक के पापा नहीं, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। तो बिंबिसार के यहाँ एक जीवक नाम के राजवैद्य रहा करते थे। चंड प्रद्योत को हो गया था पीलिया, तो चंड प्रद्योत बिंबिसार ने जीवक को, अपने राजवैद्य को चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा था, इसलिए काफ़ी फेमस हुआ था ये मामला, ठीक है। तो पीलिया से ग्रसित थे।
अगला बात करते हैं, और ये सब लिखा कहाँ था, ये सब लिखा थी जानकारी विनय पिटक में कि किसको भेजा, कब भेजा, ये वाला। अगला है तारीख फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन है। तो तारीख फ़िरोज़ शाही एमपीपीएससी के अनुसार 2 लोगों ने लिखी है, शम्स सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन वर्नी, इन दोनों ने ही तारीख फ़िरोज़ शाही लिखी है। और जो जियाउद्दीन वर्नी है, इनकी एक और बुक है जिसको हम बोलते हैं फ़तवा-ए जहाँदारी, इसको बोलते हैं फ़तवा-ए जहाँदारी, ठीक है। इन्होंने एक तारीख फ़िरोज़ शाही भी लिखी और साथ में फ़तवा-ए जहाँदारी लिखी। शम्स सिराज अफ़ीफ़ जो थे, इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने लिखी थी तारीख फ़िरोज़ शाही। सवद ईसामी, जो सवद ईसामी थे ख्वाजा अब्दुल समद ईसामी, इनकी याद रखना हमजनामा, और इनका टाइम पीरियड याद रखना हुमायूं और अकबर के टाइम पीरियड पे था। सिराजुद्दीन अली यजदी, इन्होंने लिखी थी जफ़रनामा, ठीक है, जफ़रनामा लिखी थी इन्होंने। तो ये सब याद रखना। इसके बाद जो 44 नंबर का क्वेश्चन था वो एमपीपीएससी ने हटा दिया था, तो वो हमारे भी काम बन गया। अगला सवाल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1856 में हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था ये पूछा जाता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, ठीक है। अगली बात आती है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। और करेवा किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए। करेवा होता क्या है, तो ये हिमानीकृत झीलें होती हैं, हिमानीकृत झीलें, लेक्स, ठीक है। यहाँ पे केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और कश्मीर हिमालय में, बाकी सारे भी हिमालय के पार्ट हैं, लेकिन ये कश्मीर हिमालय में इसकी खेती की जाती है करेवा की, ठीक है। झील निक्षेप होते हैं। और अगर कश्मीर हिमालय में भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कभी स्पेसिफिक, तो ये पीर पंजाल रेंज आप बता सकते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में। अगला है कि कालाहांडी, जावर, कोलार, मुसावनी, ये खनन क्षेत्र हैं। इनके सामने दिखा गया है कि यहाँ पे कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है। तो सबसे पहले पता हो कि खनन क्षेत्र किस राज्य में है। कालाहांडी है उड़ीसा में है, जावर है राजस्थान में है, कोलार है ये कर्नाटका में है, इतना पता ही होगा आपको। मोशावनी है ये झारखंड में है। तो जो कालाहांडी है ये प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। दूसरा जावर खान है, यह जस्ता और शीशे के लिए। कोलार में होता है सोना, कर्नाटक की कोलार फील्ड पे केजीएफ मूवी भी बनी है, सोने के लिए इतना युद्ध हो गया। मोशावनी झारखंड ये तांबे के लिए है, ठीक है। तो अब हम इनको अरेंज कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 3 4 और 1 2 ऐसे। अगला सवाल है कि वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिया गया है। पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब बाकी 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो काम्बिका है ये कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। डालमा है ये झारखंड में, बिल्कुल सही। कोटी गांव है ये गोवा में, ये बिल्कुल सही है। ये नैयर जो दिया गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ना होकर केरला में है, ठीक है। केरला इसका करेक्ट आंसर है। तो नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरला में है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में इसमें सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ बताना कि सबसे अधिक गिरावट लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो, और सेक्स रेशियो में भी मेल फीमेल मतलब कितने मेल पर कितने फीमेल हैं, तो ये बात की जाती है। सबसे अधिक गिरावट की बात की गई है, तो गिरावट हुई थी 1961 से 71 में। और इसके साथ ही एक फैक्ट और याद रखना आप कि 1911 से लेकर 1921 तक इसमें क्या हुआ था कि जो जन्म दर वृद्धि थी वो न्यूनतम थी, जन्म दर वृद्धि न्यूनतम थी 1911 से 1921 पर। और 1921 को कौन सा वर्ष बोला जाता है, इसको बोला जाता है महान विभाजक वर्ष, ठीक है। तो महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। अब बात आती है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्र नाविक को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है सिलचर एवं पोरबंदर को। इसका करेक्ट आंसर है सिलचर एवं पोरबंदर। तो इस प्रकार का देख सकते हैं आप। यहाँ पे सिलचर कहाँ है, असम में। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। यहाँ ऊपर जो है ये है जम्मू कश्मीर में, कौन सा, श्रीनगर। और यहाँ नीचे जो है इसको क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। तो ये आपको चारों याद रखने। इन चारों की लंबाई याद रखना हो तो आप रख सकते हैं याद कि चारों कितने एरिया को कवर करते हैं, कितना किलोमीटर में फैला है। तो 5846 किलोमीटर है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि 5846 में फैला है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी हो तो ये याद रखना कि 12 स्टेट प्लस 1 यूटी इतना कवर करता है, ठीक है। 12 स्टेट और 1 यूटी केंद्र शासित क्षेत्र को ये कवर करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी के अगले 50 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।